Hello, good morning, everyone. Today we are going to do class 8 science chapter conservation. ये NCERT बुक में अलग चैप्टर में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यहाँ हम लोग के भारतीय भवन बुक में इसको कंजर्वेशन नाम से दिया गया है। जैसा कि आपने पढ़ा, नाम वही चैप्टर यहाँ से हम लोग भारतीय भवन बुक से कर रहे हैं। कंजर्वेशन फॉर मोस्ट ऑफ अस वाइल्ड लाइफ मीन्स ब्यूटिफुल, मैजेस्टिक और डेंजरस एनिमल्स लाइक टाइगर्स, एलिफेंट, गैजल्स और उल्व्स। हम लोग बहुत सारे लोगों के लिए, मोस्ट ऑफ अस मतलब हम लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है ब्यूटीफुल, खूबसूरत, मैजेस्टिक, एकदम बहुत ये डेंजरस, खतरनाक एनिमल्स जैसे कि टाइगर हुआ, एलिफेंट हुआ, गजल्स हुआ, उल्स हुआ, यही सब है। लेकिन रियलिटी में वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है प्लांट्स और एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में, उनका जो नेचर के द्वारा प्रदान किया गया हैबिटेट है, रहने का जगह है वो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोगों को क्यों कंजर्व करना चाहिए या प्रोटेक्ट करना चाहिए प्लांट्स या एनिमल्स को जिनसे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है अपने जीवन के लिए। तो हम लोग इस चैप्टर में इसी सवाल के जवाब के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग डिस्कस करने वाले वो सारे फैक्टर्स जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए डेंजरस है, जो वाइल्ड लाइफ को एंडेंजर्ड करके रखा है। क्या क्या होने वाला है या हो सकता है या होता है जब डिस्ट्रॉय करते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ को, और क्या स्टेप्स लिया गया है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। तो वाइल्ड लाइफ का मीनिंग तो हम लोग देख ही लिए। वाइल्ड लाइफ का मतलब हो गया प्लांट्स और एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में। अब हम लोग आते हैं बायोडायवर्सिटी के बारे में। बायोडायवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, बायो और डायवर्सिटी। बायो मतलब हो गया लिविंग, बायोस वर्ड से ये आया है। डायवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो बायोडायवर्सिटी का मतलब हो गया वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड। ये वेरिएबिलिटी का मतलब हो गया पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन, यानी वेरिएशन होने का चांसेस। मान लीजिए हमने कोई ऑर्चार्ड है जहाँ दो टाइप्स ऑफ मैंगो ट्रीज है और तीन तरह का बनाना ट्रीज है। तो ये वैरायटी जो इस ऑर्चार्ड में रिप्रेजेंट किया जा रहा है मैंगो और बनाना ट्रीज के द्वारा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ऑर्चार्ड में वैरायटी क्या है, मैंगो और बनाना ट्री का टाइप्स। द वेरिएबिलिटी ऑन द अदर हैंड क्या है, इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ ट्रीज होल्ड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू टाइप्स ऑफ ट्रीज। यानी कि ये अलग अलग उस ऑर्चार्ड में दो तरह का मैंगो ट्री है, तीन तरह का बनाना ट्रीज है, लेकिन अब उस दो तरह के मैंगो ट्रीज और तीन तरह के बनाना ट्रीज से और भी बहुत अलग न्यू टाइप का ट्रीज बन सकता है, पैदा हो सकता है, यानी कि उगाया जा सकता है, ऐसा कहेंगे हम लोग। इस पॉसिबिलिटी के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उसको जो कंट्रोल करता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन्स कंट्रोल करता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे बायोलॉजी में। एंड इट इज दिस पॉसिबिलिटी दैट हैज हेल्प्ड अस टू डेवलप ऑल द वैराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड फार्म एनिमल्स फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स लिविंग इन द वाइल्ड।
और यही पॉसिबिलिटी है जो कि उसको मदद किया है डेवलप करने में वैरायटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स को और फार्म एनिमल्स को अपने एंसेस्टर्स से, जो कि लिविंग इन द वाइल्ड, क्योंकि जंगल में, वाइल्ड यहाँ पे जंगल का मतलब होगा में रह रहे हैं या रह रहे थे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या दिया है इसमें, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो है अंडर ग्रेव डेंजर ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। बताया जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी, ये वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये बहुत ही डेंजर में पड़ गया है, बहुत ही खतरे में है। किसके कारण, ह्यूमन बीइंग के एक्टिविटीज के कारण। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, जिसको हम लोग शॉर्ट में IUCN कहते हैं, उसके अनुसार वर्ल्ड लूज करता है लगभग 3 स्पीसीज पर डे। यह स्पीसीज का मतलब क्या हो गया, टाइप ऑफ एनिमल या प्लांट। डॉग्स, कैट्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड मैंगो ट्रीज आर डिफरेंट स्पीसीज। ये अलग अलग स्पीसीज है और उस स्पीसीज में भी बहुत सारा वेराइटीज होता है, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स और डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन एसेंशियली ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज जो होता है उनमें उनके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जब भी कोई प्लांट या एनिमल इस दुनिया से विलुप्त हो जाता है, वैनिश कर जाता है, या इस दुनिया से या कहीं किसी शहर से, किसी देश से, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। जैसे कि डोडो जो है, डोडो क्या हुआ है, एक्सटिंक्ट हो गया है इस दुनिया से। अब डोडो कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं पाया जाता है। लेकिन चीता और पिंक हेडेड डक जो है वो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया है, यानी इंडिया में नहीं पाया जा रहा है लेकिन दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में पाया जा रहा है। कोई भी एनिमल या प्लांट को हम लोग एंडेंजर्ड कब कहते हैं, जब वो इस सिचुएशन में पहुंच गया है कि अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाए, उसका देखभाल नहीं किया जाए, तो वो किस दिन में वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, कुछ दिन के बाद वो भी विलुप्त हो जाएगा। यानी कि अगर उसको नहीं प्रोटेक्ट किया जाए तो वो क्या होगा, आने वाले समय में वो भी इस दुनिया से विलुप्त हो जाएगा, या उस किसी शहर से या देश से विलुप्त हो जाएगा और उसे हम लोग फिर देख नहीं पाएंगे इस धरती पर या किसी देश में या किसी शहर में। What are these factors which threaten the extinct of a species? क्या फैक्टर्स है जिसके कारण जो है ये जो है एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। यू विल कंसिडर ओनली द फैक्टर्स रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे उन सारे फैक्टर्स को जो कि ह्यूमन बींग के कारण है, यानी कि ह्यूमन बींग का कौन कौन सा एक्टिविटीज़ है जिसके कारण जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म एंडेंजर्ड हो जा रहा है या एक्सटिंक्ट हो रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर जो हम लोग देखते हैं वो है डेवलपमेंट। तो हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में फॉरेस्ट के बारे में जहाँ पे पढ़ रहे थे वहाँ पे हम लोग देख लिए किस तरह से जंगल को काटा जाता है इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, या एग्रीकल्चर वाले लैंड को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या फिर पास्चर जो कि पास्चर्स के कारण जो कि डिफोरेस्टेशन का कारण बन जाता है। एक्सपैंडिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑल्सो एनरोच ऑन फॉरेस्ट। ह्यूमन इंसान जो अपने रहने के लिए भी जगह अगर बढ़ाता है ना, या जमीन जंगल को काट करके जमीन सेटलमेंट बनाता है वहाँ पर, तो उससे भी क्या हो रहा है, जंगल की कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। उसी तरह से दूसरे नेचुरल हैबिटेट्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ह्यूमन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे कि मैनग्रोव्स को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है फिशरीज में, है ना।
कोरल रीफ्स को यूज किया जा रहा है रॉ मटेरियल देने के लिए सीमेंट इंडस्ट्री में। वेटलैंड्स को फिल कर दिया जा रहा है और वहां पे बड़ा बड़ा घर बना दिया जा रहा है। तो जब किसी हैबिटेट को आप डिग्रेड करते हैं, यानी कि इसको क्वालिटी को बिगाड़ते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं, पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, तो ऑर्गेनिज्म उस हैबिटेट में, जो जानवर उस हैबिटेट में रह रहा था, अल्टीमेटली उसको सफ़र करना पड़ता है। दूसरा रीजन जो हम लोग देखते हैं, दूसरा कारण जो है वो है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का मोनो मतलब होता है सिंगल, एक टाइप का ना। कल्चर मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग, किसी चीज को उगाने का, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग वन टाइप ऑफ प्लांट इन एन एरिया इज कॉल्ड मोनोकल्चर। यानी कि ये आदत, ये हैबिट, ये तरीका कि एक ही प्लांट को एक एरिया में लगाया जाए, ये भी एक कारण बन रहा है ऑर्गेनिजम्स का, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक्सटिंक्ट होने का या एंडेंजर्ड होने का। रिप्लेसिंग नेचुरल फॉरेस्ट rich in biodiversity, which a monoculture plantation leads to the loss of biodiversity. नेचुरल फॉरेस्ट जो नेचर के द्वारा जो जंगल बना है, जिसमें कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उसके बदले हम लोग क्या कर रहे हैं, मोनोकल्चर टाइप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही नुकसान हो रहा है, बहुत ही लॉस हो रहा है। नॉट ओनली आर द प्लांट्स एंडेंजर्ड, सिर्फ प्लांट्स ही एंडेंजर्ड नहीं हो रहे हैं, बट कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट ऑन द वेरियस टाइप ऑफ प्लांट इन फॉरेस्ट आर अफेक्टेड। बल्कि उस जंगल में रहने वाले वो सारे एनिमल्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट थे, चाहे खाने की पीने के लिए या रहने के लिए, उन सभी का भी लाइफ साइकिल पे असर पड़ता है, उन सभी के भी लाइफ पे असर पड़ता है। Woodpeckers and many other species of birds and other animals are endangered across Europe because most of the forests have been converted into monoculture. यूरोप में ऐसा हुआ है, हो रहा है। क्या हो रहा है कि बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स एंडेंजर्ड हो गए हैं। क्यों? यही मोनोकल्चर के कारण। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट in a particular area. US में the Pacific yew is endangered because of plantation of trees. US में वही हो रहा है, पैसिफिक yew जो है endangered हो गया because of plantation of fir trees को लगाने के कारण। तीसरा रीजन जो है वो है exotic species. Animals and plants that do not belong to a place originally are introduced from elsewhere are called exotic. Exotic मतलब हम कह सकते हैं बाहर से लाया हुआ। किसी एरिया में, किसी लोकेलिटी में, किसी शहर में, किसी कंट्री में, किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो ऑर्गेनिज्म नहीं रहता, नहीं उगता, नहीं ग्रो करता है, लेकिन क्या किया गया, उसको कहीं दूसरे जगह से ला करके वहाँ पे उसको रहने दिया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोटिक कहते हैं। तो वो जो एक्सोटिक प्लांट या एनिमल जिसको लाया गया है, वो उसको लगाने के बाद वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा एट द कॉस्ट ऑफ नेटिव स्पीसीज, यानी कि वहाँ पर नेटिव स्पीसीज से हो सके वो कंपटीशन कर ले ना ग्रोथ में, और नेटिव स्पीसीज को हरा दे और खुद जीत जाए। द इक्लिप्टस फॉर एग्जाम्पल इज नॉट द नेटिव टू इंडिया, इंडिया का नेटिव नहीं है, लेकिन इट ग्रोज फास्ट एंड स्प्रेड्स डिप्राइविंग नेटिव स्पीसीज ऑफ स्पेस एंड न्यूट्रिशन। क्या बताया जा रहा है, द इक्लिप्टस फॉर एग्जाम्पल इज नॉट ए नेटिव टू इंडिया, इंडिया का वो नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग जगह, ओरिजिनेटिंग जगह जहाँ पे फर्स्ट टाइम उसका बर्थ हुआ हो, है ना, वो जगह इंडिया का नहीं है। इक्लिप्टस इंडिया का
नहीं है। इट ग्रोज फास्ट एंड स्प्रेड्स, लेकिन ये बढ़ता है और तेजी से ग्रो करता है। डिप्राइविंग नेटिव स्पीसीज ऑफ स्पेस एंड न्यूट्रिशन, नेटिव स्पीसीज के स्पेस और न्यूट्रिशन को डिराइव करके, छोड़ करके, डिप्राइव करके। Spotted deer introduced in the Andaman and Nicobar Island has proliferated because it does not have natural predators. बताया जा रहा है कि स्पॉट डियर जो है, स्पॉट डियर है ना, क्या कहा जा रहा है, स्पॉट डियर, यानी कि जिसके ऐसे डियर जिसके शरीर में जितना दाग होता है ना, मार्क्स की तरह, वैसे डियर को जो है, ये टाइप ऑफ डियर है, नाम है, ऐसे डियर को क्या किया गया, अंडमान और निकोबार आइलैंड में लाकर छोड़ दिया गया। तो ये देखने के लिए मिला कि जब छोड़ा गया है तो वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट हैव नेचुरल प्रीडेटर्स, इसलिए क्योंकि उसका नेचुरल प्रीडेटर्स कोई नहीं है, नेचर में कोई उसको मारने वाला नहीं है। द डियर आर नॉट ओनली हार्मफुल प्लांट्स बट ऑल्सो डैमेजिंग क्रॉप्स। ये डियर ना कि सिर्फ हार्म कर रहे हैं फॉरेस्ट को, बल्कि क्रॉप प्लांट्स को डैमेज भी पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कारण जो है वो है हंटिंग एंड फिशिंग। हंटिंग और फिशिंग के कारण भी बहुत सारा एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा एक्सटिंक्ट हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है हंटिंग एंड फिशिंग। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि टाइगर्स हुआ, एलिफेंट हुआ, राइनोसोरस हुआ, लेपर्ड्स हुआ, वेल्स हुआ, सील्स हुआ, और बहुत सारे एनिमल्स इस वर्ल्ड में जो है, इस दुनिया में जो है, वो एंडेंजर्ड हो गए हैं। इसलिए नहीं कि सिर्फ उसका घर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसके रहने की जगह को तोड़ दिया गया, बल्कि वो इसलिए भी एंडेंजर्ड हो गए हैं क्योंकि उन सब को हंट किया जाता है, उनका शिकार किया जाता है चमड़े के लिए, फर के लिए, टस्क के लिए, क्लॉज के लिए, मीट के लिए और सो ऑन। फिश और दूसरे जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स है वो थ्रेटेंड हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रॉलर्स यूज किया जा रहा है। ट्रॉलर्स ना कि सिर्फ हार्वेस्ट करता है बल्कि ह्यूज कैचेस फॉर फिश। और जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है केरला में, उन लोगों का क्लेम है, उन लोगों का कहना है कि बहुत सारे स्पीसीज जो है मछली का वो विलुप्त हो गया ट्रॉलर्स के इंट्रोडक्शन करने से, ट्रॉलर्स को यूज करने से। दूसरा जो है वो है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन किसका होगा? पानी का, हवा का, सॉइल का। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे कि पॉल्यूशन किसका? पॉल्यूशन सॉइल का, एयर का, वाटर का। उसके कारण बहुत सारा स्पीसीज जो है एंडेंजर्ड हो गया है। और हमारे फार्मर्स लोग, किसान लोग पेस्टिसाइड्स और दूसरे हार्मफुल केमिकल्स को जो यूज़ करते हैं पेस्ट्स को मारने के लिए, है ना, या फर्टिलाइजर्स के रूप में, वो सभी जो है जा कर के जमा हो जाता है वाटर बॉडीज़ में, है ना। और अगर पेस्टिसाइड्स हमें पेस्ट को मारने वाला दवा है तो उससे वही जो बह करके पानी के साथ जाता है तो वाटर बॉडीज़ में भी मछली को मार देता है, दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स को मार देता है। और उसके बाद दे ऑल्सो गेट कैरीड डाउन द फूड चेन एंड अफेक्ट बर्ड्स, है ना। वो क्या करता है? बर्ड्स को भी नुकसान पहुंचाता है। कोई कोई बर्ड्स जो है पॉइजन हो जाता है और दूसरे जो होते हैं डिमिनिश कर जाते हैं, कम नंबर कर देते हैं,
है ना, बिकॉज देयर एग्स हैव थिनर शेल्स विच ब्रोक बिफोर कैचिंग, सॉरी हैचिंग। तो हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि वो दे ऑल्सो गेट कैरिड डाउन द फूड चेन एंड अफेक्ट बर्ड्स। बर्ड्स पे भी असर पड़ता है इसका, क्योंकि हम लोग के फूड चेन में वो शामिल हो गया, वो पेस्टिसाइड और दूसरे केमिकल्स। कोई बर्ड्स जो है पॉइजन हो जाते हैं और वो कम हो जाते हैं नंबर में, बिकॉज देयर एग्स हैव थिनर शेल्स, क्योंकि उसका अंडे का जो थिन सेल होता है, विच ब्रेक्स बिफोर हैचिंग, हैच करने से पहले वो फट जाता है। समुद्र में ऑयल स्पिल होगा, कोस्टल पॉल्यूशंस होता है, ये सब भी ग्रेट थ्रेट है मैरीन ऑर्गेनिजम्स। 1989 में द ऑयल टैंकर एक्सोस वाल्डेज रैन अराउंड नियरली अलास्का किलिंग थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स एंड अदर्स एंड 22 किलर्स वेल्स। ना क्या क्या किया कि ऑयल स्पिल और कोस्टल पोल्यूशन जो है वो बहुत ही थ्रेट है मैरीन ऑर्गेनिज्म के लिए। 1989 में जो ऑयल टैंकर था एक्सोन वाल्डेज रैंग अराउंड a ground near Alaska, killing thousands of birds and other wild। तो हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि 1989 में ऑयल टैंकर जब उससे लीक हुआ था तो उससे बहुत सारे हजारों हजार बर्ड्स और ऑटर्स और 22 गो व्हेल का डेथ हो गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो हम लोग पहले से जान रहे हैं, है ना, कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। किसके कारण? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। और भी रीजंस है, हम लोग पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े आप लोग, तो पढ़ लीजिए एक बार। तो क्या देखते हैं हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है डिफॉरेस्टेशन के कारण हो रहा है। कैसे? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड के चलते। जब पेड़ पौधा हम लोग कट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको यूज करने वाला, उसको खपत करने वाला कोई नहीं है, या कम हो गया उस एरिया में जहाँ पे भी हम किए। तो क्या होगा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगा, है ना। और जब सन का रेज, सनलाइट वगैरह जब एंटर करता है अर्थ पे शाम को, और फिर वो रिफ्लेक्ट होता है, तो उस समय क्या होगा, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उसको रोकता है ना। इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। फ्यूल्स के जलाने के कारण, पेड़ पौधा को काटते हैं, उसको जलाते हैं, उसके कारण। हम लोग आज इसको यहीं तक देखेंगे, आगे का पार्ट नेक्स्ट दिन दूसरे वीडियो में देखेंगे। जब तक आप लोग बढ़िया से पढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।